प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर बजट बाद के पहले वेबिनार को किया संबोधित। कहा, ग्रीन ग्रोथ के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। रामगढ़ उपचुनाव के प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चितरपुर में रैली, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का दुलमी में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी की लगातार कार्रवाई जारी। मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को आज पीएमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। विधायक कैश कांड में थानेदार से ईडी करेगी पूछताछ। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी में झारखंड की टीम ने पंजाब को 2-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। नेशनल पावर लिफ्टिंग में राज्य के खिलाड़ियों ने जीते 21 स्वर्ण समेत 32 पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान किया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां मौजूद लोगों को राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं। वरदान माना जाता है। लास्य और तांडव नृत्य करने वाले भगवान शिव, वीणावादिनी देवी सरस्वती तथा मुरलीधर श्री कृष्ण भारत के जनमानस में कला के दैवी प्रतीक है। इसी तरह महान संत परंपराओं में भी भक्ति और संगीत का संगम होता रहा है। हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकृति का सम्मान किया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। शास्त्रीय विधाओं के साथ साथ लोक तथा जनजातीय कलाओं के मूलभूत आदर्श एक जैसे ही रही है। सामूहिक उल्लास और एकता को भी हमारे नृत्य और संगीत द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है। मैं देखती हूँ कि हमारी भाषाओं की विविधता और क्षेत्र की विशेषताओं को हमारी कलाएं एक सूत्र में जड़ती है। देवियों और स्वजनों, कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तमिलनाडु में पूजा अर्चना के माध्यम के रूप में संगीत और नृत्य की सुंदर प्रस्तुति मुझे देखने को मिली। देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में आध्यात्म और कला के रस में एक साथ डूबे हुए थे। भगवान शिव को संगीत और नृत्य का स्रोत क्यों कहा जाता है, इसका भी अनुभव मुझे हुआ। पिछले सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के नृत्य कलाओं को देखते हुए मैं स्वयं उन बहनों के साथ शामिल हो गई है। अनेक अवसरों पर विभिन्न राज्यों में मैंने अपनी बहनों के साथ शामिल होने की आनंद का अनुभव किया है। ऐसे अवसर पर एक विशेष ऊर्जा और स्नेह के भाव का संचार होता है। मैं अपने देश की अद्भुत कलाओं को नमन करती हूँ। देवियों और सज्जनों, आज सम्मानित कलाकारों को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न कला परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तथा आने वाली पीढ़ियों को भी इन कलाओं के साथ जोड़ेंगे। आप सबकी और हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरित विकास पर बजट बाद के पहले वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से हमने बजट में मौजूदा चुनौतियों को हल करने के उद्देश्य से हमेशा आधुनिक युग के सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस वर्ष के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। के बाद
प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी मंच प्रगति के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके समय पर कार्यान्वयन को लेकर बैठक की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा कि वे बुनियादी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करें। रेल मंत्रालय की 2, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक परियोजना शामिल है। बैठक में मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए योजना बनाने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करने की भी सलाह दी। उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर योजना के तहत 50,000 अमृत सरोवर के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी बढ़ाने पर बल दिया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित यूपीए और एनडीए के कई दिग्गज नेता आज रामगढ़ में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज रामगढ़ के चितरपुर मैदान और गोला के रखुआ मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में यूपीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उधर एनडीए की ओर से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित योगिया बाबा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर चल रही ईडी की छापेमारी कल खत्म हो गई। ईडी की छापेमारी में पता चला है कि वीरेंद्र राम ने करीब 125 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध संपत्ति का आकलन अभी जारी है। इधर मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर विधायक कैश कांड मामले में बेरमो विधायक अनूप सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज करने वाले अरगोड़ा थानेदार विनोद कुमार से ईडी आज पूछताछ करेगी। इससे पहले भी विनोद कुमार को ईडी ने 10 फरवरी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। मध्य प्रदेश में G20 देशों के पहले संस्कृति कार्य समूह की बैठक चल रही है। इसका औपचारिक उद्घाटन आज केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी करेंगी। चर्चाएं हो रही है। विचार विषय में सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का जीवन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाना। आज दोपहर बाद डेलीगेट्स को न सिर्फ विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के दीदार करवाए जाएंगे, बल्कि हुनर हाट में कलाकारों की कला से भी रूबरू करवाया जाएगा। इसके साथ ही शाम को डेलीगेट्स खजुराहो में चल रहे नृत्य फेस्टिवल में भारतीय पारंपरिक नृत्यों और खासकर मलेशिया की कलाकार रमली की प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 27 फरवरी को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग द्वारा बताया गया है कि बैठक शाम 4 बजे से या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद होगी। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और घाट विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण को कम करने और 2 घाट विकास से संबंधित है। गंगा बेसिन में प्रदूषण को कम करने और 2 घाट विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक डी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई NMCG की कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक में
राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में चल रहे 10 दिवसीय पर्यावरण मेले का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल इस मेले का उद्घाटन खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसएन पाठक, विधायक सरयू राय और सीपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सबको अगर संतुलित रखें, बैलेंस में रखें, पर्यावरण अच्छा होगा और मानव, वन्य प्राणी, जल में रहने वाले जीव जितने भी पर्यावरण से संबंधित हैं वो बेहतर होंगे, हम भी बेहतर होंगे, हमारा जीवन बेहतर होगा। आज जो बेतहाशा विकास की दौड़ में लगे हुए हैं, उससे पर्यावरण में असंतुलन आ रहा है। योगदान करता है पर्यावरण को ऐसा होता है। सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत खबरों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम कर रही पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने तमाम भ्रामक और गलत खबरों को उजागर किया है। काम कर रही पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने समय समय पर चलाई गई तमाम गलत खबरों को उजागर किया। इस बार बाद एक ऐसे मैसेज की जिसमें एसबीआई का नाम लेकर दावा किया जा रहा है कि प्राप्तकर्ता का यूनो अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी और तथ्यहीन है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने बैंक विवरण साझा करने के लिए ईमेल, एसएमएस का कभी भी जवाब न दें। यदि आपको ऐसा कोई संदेश मिलता है तो तुरंत report.HINSBI.co.in पर रिपोर्ट करें। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का असर अब झारखंड समेत देश के प्रत्येक जिलों में दिखाई दे रहा है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए साहिबगंज जिले में विभिन्न जगहों पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन भी कराया जा रहा है। ये आज से 4-5 महीने पहले साहिबगंज जिला को और लोहरदगा जिला को एक टारगेट दिया गया था। तो टारगेट के अनुरूप हम लोग साहिबगंज जिला कंप्लीट कर लिया। और दूसरी बात है कि उस समय काफी जोर शोर, अब भी जोर शोर चल रहा है, काफी कैंप किया गया, काफी प्रचार प्रसार किया गया ताकि ये लोगों में जितने भी असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत जितने भी लेबर है वो सभी रजिस्टर्ड, ताकि ये 60 साल के बाद एक निश्चित पेंशन उनको मिले। और आइए अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पटना महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर आचार्य किशोर कुणाल ने मुख्यमंत्री को दमन तक्षकों का पुस्तक सप्रेम भेंट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह और लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री जयंत राज ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के अचला गांव में बाईपास निर्माण में पड़ रहे कब्रिस्तान के मामले की समस्या से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। राजधानी रांची में G20 की बैठक 2 मार्च को होने वाली है। इस बैठक को लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही है। G20 के 60 डेलीगेट इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को लेकर शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों को भी बंद कर दिया गया है।
बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले वासियों से बर्ड फ्लू को लेकर जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संक्रमित मुर्गी के संपर्क में जाने से यह संक्रमण मनुष्यों में भी फैल सकता है। गोड्डा के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पशुपालन गव्य विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों की सूची के अनुमोदन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बोकारो जिले के पिटरवार वन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पिटरवार प्रखंड के गांव में जंगली हाथियों की धमक से ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि जंगली हाथियों ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन खेतों में लगी किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। गढ़वा पुलिस जिला के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत यातायात संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजय जाधव ने गुड़ाबांदा प्रखंड का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बनमाकड़ी में विकास भारती द्वारा संचालित अस्पताल के संचालन की समीक्षा कर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया। बोकारो पुलिस ने 5 बाइक चोर को 6 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें जितेंद्र मोदी, विष्णु कुमार उर्फ मुरुख, शेख अफसर हुसैन, सुमित कुमार उर्फ विक्की और यशराज कुमार शामिल हैं। सांसद संजय सेठ ने सांसद निधि से मुक्ति वाहन मारवाड़ी सहायक समिति को सौंपा। मौके पर सांसद ने कहा कि मारवाड़ी सहायक समिति निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करती है। सभी जरूरतमंद लोगों के लिए 24 घंटे ये वाहन उपलब्ध रहेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह देर शाम रांची पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता, कोर कमेटी के सदस्य, सदस्यता के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें पूर्व कांग्रेसी नेता आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता को शामिल होने से मना कर दिया गया है। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत बामला स्टेशन पर जन आंदोलन और लिंक रेक की उपलब्धता नहीं होने के कारण बनारस संबलपुर एक्सप्रेस का परिचालन आज रद्द कर दिया गया है। वहीं रानीताल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूरी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का परिचालन 7 मार्च को रद्द रहेगा। 14वां झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप रामगढ़ जिला में होगा। चैंपियनशिप का उद्घाटन 25 फरवरी को टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के महाप्रबंधक अनुराग दीक्षित और विशिष्ट अतिथि राज्य संघ के अध्यक्ष अर्चित आनंद और महासचिव जय कुमार सिन्हा करेंगे। और अब कुछ खेल की खबरें। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी झारखंड की महिला टीम ने हॉकी पंजाब को 2-0 से पराजित कर दिया। आज के मैच में अलका डुंगडुंग ने 48वें मिनट में और अलबेला रानी टोप्पो ने 52वें मिनट में एक फील्ड गोल दागा। झारखंड टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित हॉकी झारखंड के अन्य सभी पदाधिकारियों ने बधाई दी है। मेजबान टाटा स्टील की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया इंटर स्टील प्लांट हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मैच में टाटा स्टील की टीम ने सेल राउरकेला को 4-2 से शिकस्त दी। टाटा स्टील की ओर से रोशन, अभिषेक, शैम और दीपक ने एक-एक गोल किए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 17 से 22 फरवरी तक आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। इन खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 32 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में आश्रिता तिर्की को सीनियर स्ट्रांग वुमेन ऑफ इंडिया, अखलाक खान को जूनियर स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया और आफ्ताब आलम को बेस्ट लिफ्टर का खिताब मिला। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आईसीसी T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज की है। उसे केवल इंग्लैंड के खिलाफ 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो 5 बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच जीते हैं और ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसे में आज का ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है।
राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 4 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। जमशेदपुर स्थित सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रारंभ होने से पहले कल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर कमेटी के मुख्य संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने कथा व्यास पीठ और व्यास का विधिवत पूजन किया। बाद में अयोध्या से आई 7 सदस्यीय संगीत मंडली ने मधुर और मनमोहक भजन प्रस्तुत कर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। बहुत से वेदांत ये महत्वपूर्ण है। हम 10 साल तक कथा सुनते रह जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उसे अपने जीवन में नहीं धारण करते। तो स्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित मानस सूर्योदय मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है। ये राम कथा है। जिस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जंगल में भीषण आग लग जाती है तो जो जंगल का हाथी होता है वो दौड़ता भागता जाता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता, दौड़ता भागता वो मानसरोवर में जाकर के बैठ जाता है। मानसरोवर में जाने के पश्चात वो निश्चिंत हो जाता है कि अब चाहे जितनी भी आग लग जाए, लेकिन आग हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। होली के त्योहार को लेकर जमशेदपुर शहर में कलाकार सुर और ताल से होली गीत के स्वर बिखेर रहे हैं। बात करें होली में देशभक्ति दिखाने की तो कलाकार उत्साह से भर जाते हैं। इस बार कलाकारों ने होली में रंग पिचकारी के माध्यम से देशभक्ति पारंपरिक होली गीत का निर्माण किया है। को लेकर हम लोग इसको लॉन्च किए हैं। यह होली गीत में काफी योगी जी रखेलन बुलडोजर पिचकारी, बुलडोजर पिचकारी, बुलडोजर पिचकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भी देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। जामताड़ा जिले के किसानों को कृषि कार्य में ड्रोन सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ड्रोन के माध्यम से किसान अपने फसलों की बीमारियों और कीट पतंगों के प्रकोप से निजात पा सकेंगे। राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जामताड़ा के अलावा रांची, गुमला और चतरा जिले के किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई है। अपनाते हैं 0.08 हेक्टेयर
ये रहेगा कि हमारे जामताड़ा के जैसे जहाँ वर्षा आधारित खेती है, पानी की कमी रहती है, तो ये हम लोग जो पूरा 1 एकड़ जो रहता है, 1 एकड़ का स्प्रे, मान लीजिए कीटनाशक हमको करना है या सूक्ष्म जो हमारे पोषक तत्व का छिड़काव करना है नहीं हुआ था समय नहीं हुआ, तो ये आपको 4 मिनट के अंदर 4 मिनट पहले यहाँ पे हमको शो कर दिया। ठीक है, जीपीएस इज गुड। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड में बड़े पैमाने पर जरबेरा फूल की खेती की जा रही है। यहाँ की महिला किसान जरबेरा की खेती कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम तो बढ़ा ही चुकी हैं, लेकिन बाजार में फूल की अच्छी कीमत नहीं मिलने से उनमें मायूसी भी देखी जा रही है। लोहरदगा जिले के उद्यान विभाग द्वारा किसानों को जरबेरा फूल की खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे काफी संख्या में महिला किसान भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाजार में फूल की अच्छी कीमत नहीं मिलने के कारण उनमें मायूसी छा रही है। महिला किसान जयावती कुमारी और किरण देवी बताती हैं कि इस फूल की खेती हर सीजन में की जा सकती है, लेकिन उत्पादन के अनुसार बाजार नहीं मिल रहा है। वर्तमान में उन्हें 3 रुपए में फूल बेचने को विवश होना पड़ रहा है। खेती भर उपजाते थे और अभी सब खेती साग सब्जी सब उपजाते हैं, बिक्री नहीं होता है अच्छा ढंग से। अब फूल की खेती कर रहे हैं, खेती थोड़ा मोड़ा जो भी हो रहा है। जरबेरा फूल की खेती को उद्यान विभाग के अलावा JSLPS और स्वयंसेवी संस्था प्रदान द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। JSLPS कर्मी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि फूल उत्पादक किसान जिले को नई पहचान दिलाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो दीदी लोग खेती बाड़ी करते थे उससे मुनाफा ज्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन अब फूल का खेती करके दीदी लोग को अच्छा फायदा भी हो रहा है, साथ ही स्वच्छ वातावरण भी मिल रहा है। इसके अलावा जो भी दीदी लोग का इनकम पहले से गोभी वगैरह खेती करने से अच्छा पैसा नहीं आता था, उससे अब अच्छा पैसा आ रहा है फूलों का खेती से। और साथ में दीदी लोग समूह से जुड़ी हैं तो उससे फायदा भी हो रहा है। और हम लोग का कोशिश रहता है कि गांव लेवल पे जाएं और दीदी लोग का फायदा दिलाएं। लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने फूल उत्पादन करने वाले किसानों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया है, जिससे उनमें एक नई उम्मीद जगी है। मार्केटिंग को लेकर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और जो नाबार्ड से सपोर्टेड FPO है, साथ ही में JSLPS, ऐसी एक गवर्नमेंट की यंत्रणा है जो इन फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती है। तो इसी दिशा में कुछ उसमें ऑप्शंस हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे और इन महिलाओं को निश्चित रूप से मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि जिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को किया संबोधित, कहा ग्रीन ग्रोथ के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। रामगढ़ उपचुनाव के प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चितरपुर में रैली, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का दुलमी में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन।